हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप सभी लोगों को पता है। आप लोगों के घर में इलेक्ट्रिक पावर आती है, आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसको स्टोर भी करते हैं, और इसी के साथ साथ जो अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उसको भी आप बिल्कुल यूज़ करते होंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने थेरोटिकली गाइस 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर था। और आप डे टू डे लाइफ में अपने घर में भी देखते हैं कि जो आपके घर में लगा इलेक्ट्रिकल गीज़र है या फिर इलेक्ट्रिकल हीटर है, इससे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हीट जनरेट करें। सेकंड इसका एग्जांपल है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके मैकेनिकल आउटपुट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके सोसाइटी में लगी लिफ्ट, सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके आप मैकेनिकल वर्क डन वहाँ पर कर रहे हो। लेकिन क्या आपको ये चीज़ें पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ था, कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, उस टाइम ऐसा क्या हो गया था कि आज हम डीसी पावर नहीं बल्कि एसी पावर को यूज़ कर रहे हैं अपने हाउस के अंदर। जो आपके घर पर सप्लाई आ रहा है वो एसी क्यों आ रहा है और डीसी क्यों नहीं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए गाइस सबसे पहले हम जाते हैं हमारे हिस्ट्री में। एक इवेंट हुआ था गाइस जिसका नाम था वॉर ऑफ द करंट्स, जो कि हुआ था 1880s और 1890s के बीच में। और ये वॉर ऑफ द करंट्स हुआ था बिटवीन टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री, जिसमें से सबसे पहले थे हमारे थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि इनके पास 250 से भी ज़्यादा पेटेंट्स थे। पेटेंट का मतलब होता है इन्वेंशंस। जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने 250 से भी ज़्यादा इन्वेंशंस किए थे। सेकंड चीज़, इनके पास 1050 रिसर्च पेपर्स थे। रिसर्च पेपर्स को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई चीज़ जो ऑलरेडी इन्वेंट है या फिर इन्वेंटेड बाय योरसेल्फ या फिर इन्वेंटेड बाय समवन अनदर, अगर उसके अंदर आप कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं जो कि उस इन्वेंशन की इफ़िशियंसी बढ़ा दें, तो आपको उस पे बेस्ड एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है। तो उसके अंदर ये होता है कि जो पेटेंट है वो जिसने इन्वेंशन किया उसी के नाम पे रहेगा, बट जो मॉडिफिकेशन है वो आपके नाम से जुड़ जाएगा। थर्ड थिंग गाइस, आप सभी को पता है कि इन्होंने एक टंगस्टन फिलामेंट बल्ब भी इन्वेंट किया था, और इसी अपने एक इन्वेंशन को इन्होंने इन फ्यूचर कन्वर्ट कर दिया था पर्सनल बिजनेस में। इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल लाइट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी बना दी थी जिसका नाम इन्होंने रख दिया था एडिसन इलेक्ट्रिकल लाइट्स। तो एक साइड हमारे थे बेसिकली थॉमस अल्वा एडिसन, और इन्हीं के साथ जो वॉर में जुड़ गए थे वो थे हमारे निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के बारे में थोड़ी सी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सबसे पहले तो ये अमेरिकन नहीं थे, ये थे ऑस्ट्रियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रह चुके थे, जिन्होंने ग्रेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया से ग्रेजुएशन किया था। बेसिकली ग्रेजुएशन नहीं किया था, ये फाइनल ईयर ड्रॉप आउट थे। ये ड्रॉप आउट क्यों थे इसके पीछे भी मैं आपको एक रीज़न एक्सप्लेन कर दूं, बट उससे पहले और एक चीज़ इनके बारे में कि इन्होंने इन्वेंट किया था एसी करंट को 1876 में। तो हुआ यूँ था कि निकोला टेस्ला जब अपने फाइनल ईयर में थे ग्रेजुएशन के, तो उनको पता चला था कि थॉमस अल्वा एडिसन नाम के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, जो कि अपने अंदर होनहार स्टूडेंट्स जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो निकोला टेस्ला ने जब वो फाइनल ईयर में थे तो अप्लाई किया था थॉमस अल्वा एडिसन की रिसर्च इंडस्ट्री के अंदर, और इनका एप्लीकेशन थॉमस अल्वा एडिसन ने एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद निकोला टेस्ला ने अपनी इंजीनियरिंग को छोड़कर रिसर्च के लिए थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी को ज्वाइन किया था। तब वो ऑस्ट्रिया से अमेरिका चले गए थे थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी के अंडर अपनी फर्दर रिसर्च के लिए। और जब निकोला टेस्ला एक दिन उनके अंडर रिसर्च कर रहे थे तो थॉमस अल्वा एडिसन को ये पता चला कि निकोला टेस्ला डीसी पे नहीं बल्कि एसी पे वर्क कर रहे हैं। और फिर उस दिन थॉमस अल्वा एडिसन ने निकोला टेस्ला को अपनी कंपनी से निकाल दिया था। उसके पीछे गाइस ये रीज़न था कि थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही स्ट्रिक्ट थे अबाउट देयर डीसी करंट। उनका यही कहना था कि डीसी करंट इज़ द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइल निकोला टेस्ला को ये लगता था कि डीसी करंट हैव सर्टेन लिमिटेशंस, जबकि एसी करंट विल बी द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो थॉमस अल्वा एडिसन, आई डोंट नो कि उस समय में क्या हुआ था, बट उन्होंने निकोला टेस्ला को निकाल दिया था। और क्योंकि निकोला टेस्ला अपनी मदरलैंड को छोड़ चुके थे, वो अभी अमेरिका आ चुके थे, उनके पास कोई जॉब नहीं था, तो उन्होंने एक सिंपल छोटा सा जॉब चालू किया, वो भी थॉमस अल्वा एडिसन के अंडर, बट अब वो काम कर रहे थे नॉट एज अ असिस्टेंट साइंटिस्ट बल्कि एज अ वर्कर इन थॉमस अल्वा एडिसन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी। उस समय थॉमस अल्वा एडिसन अपना एक डीसी करंट जनरेशन का सबस्टेशन का प्लांट चला रहे थे, तो सबस्टेशंस के अंदर वर्कर्स की बहुत सारी डिमांड थी। वो लोग अंडरग्राउंड केबल को इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स को डिमांड करने लगे, और वहाँ पर निकोला टेस्ला ने सीधा उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पे वो अंडरग्राउंड डिगिंग का काम करने लगे, जहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन के अंडरग्राउंड केबल्स को उनको इंसर्ट करना था। और एक दिन हुआ यूँ कि निकोला टेस्ला जब अपना काम कर रहे थे, तो उनको उनके एक कोवर्कर ने पहचान लिया, और उन्होंने कहा कि आप तो निकोला टेस्ला है, आप तो एसी करंट पे काम करने वाले हैं, आप तो इंजीनियर हैं। तो निकोला टेस्ला ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो लिविंगहुड के लिए भी सोर्स नहीं है, ना ही जॉब है, ना ही घर है, मैं अपनी मदरलैंड को छोड़ के यहाँ पर आया हूँ। तो तब उनके जो कोवर्कर थे उन्होंने उनको एक सजेशन दिया, और वहाँ से निकोला टेस्ला की लाइफ पूरी चेंज हो गई। सिंपल है गाइस, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि थॉमस अल्वा एडिसन एक साइड एक ऐसा साइंटिस्ट है जिनके पास 250 पेटेंट्स हैं, 150 रिसर्च पेपर्स हैं, जो कि खुद एक बिजनेसमैन है, उस ज़माने के $1 मिलियन के ऑनर्स हुआ करते थे। तो एक ऐसे साइंटिस्ट जो कि ना ही टैलेंट में पीछे है ना ही मनी में पीछे है, उसको आप कैसे टक्कर दे सकते हैं? सिंपल इसका आंसर है, या तो आप मोर देन इंटेलिजेंट देन थॉमस अल्वा एडिसन होने चाहिए, या तो आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए थॉमस अल्वा एडिसन से। निकोला टेस्ला के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, बट तब हमारे हिस्ट्री में आता है हमारा एक थर्ड हीरो, जिसका नाम है जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिकल्स के ऑनर थे। उस ज़माने के न्यूयॉर्क के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन में से थे, जो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और वो खुद काम कर रहे थे एसी सिस्टम के ऊपर। तो निकोला टेस्ला ने जो सबसे पहला अपना प्रोटोटाइप बनाया था ऑफ जनरेटर ऑफ एसी करंट, वो जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को दिखाया। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने अपना पूरा पैसा लगाकर, अपनी पूरी ताकत लगाकर एसी करंट का जनरेशन स्टार्ट कर दिया। गाइस, उस ज़माने में एक नई कंपनी थी थॉमस ह्यूस्टन नाम की। थॉमस ह्यूस्टन बेसिकली जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के पार्टनर्स थे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। जो भी चीज़ें जॉर्ज वेस्टिंगहाउस बनाते थे उनको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना थॉमस ह्यूस्टन कंपनी का काम था। और फिर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने थोड़ा सा यहाँ पर पॉलिटिक्स किया। उन्होंने थॉमस ह्यूस्टन कंपनी को बहुत सारे पैसे प्रोवाइड करके ये कहा कि आप लोग जो थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी है उसके सारे शेयर्स खरीद ले। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 1892 में थॉमस ह्यूस्टन कंपनी ने जो सारे शेयर्स थे थॉमस एडिसन की कंपनी के, वो सारे खरीद लिए, और कंपनी का नाम चेंज कर दिया फ्रॉम थॉमस इलेक्ट्रिकल से जनरल इलेक्ट्रिक्स। इसी के साथ साथ 1893 में जो नायग्रा फॉल्स था, आप सभी को पता है फेमस नायग्रा फॉल्स, वहाँ पर एक टेंडर निकला था कि अगर किसी को यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अपना इंस्टॉल करना है तो वो गवर्नमेंट से अपना मतलब बिडिंग सिस्टम बेसिकली, तो वहाँ पर अपनी हाईएस्ट बिड लगाकर आप नायग्रा फॉल्स को ख़रीद सकते हैं और वहाँ पर अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। 1893 में कुछ ऐसा ही हुआ। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने अपनी हाईएस्ट बिड लगाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ नायग्रा फॉल्स को ख़रीद लिया और वहाँ पर 5000 हॉर्स पावर्स के 10 जनरेटर्स को लगा दिया। तो गाइज़ यहाँ पर हुआ यूँ कि जो हमारे थॉमस अल्वा एडिसन है, जिनकी एक खुद की कंपनी थी जो कि डीसी करंट को जनरेट करती थी, वो अब यहाँ पर लूजिंग कंडीशन में थी। और इसी के साथ साथ थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी हुई गाइज़। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस बस यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने थोड़ा पॉलिटिक्स भी वहाँ पर स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी डीसी लाइट्स को, यानी कि अपने जो स्ट्रीट लाइट्स होते थे वहाँ पर प्रोवाइड करती थी। बस उसी के सामने
जॉर्ज वेस्टिंगहाउस अपने एसी आर्क लैम्प्स को बड़ी हाइट पे प्लेस कर देते थे और ये कहते थे कि देखिए कि डीसी लाइट की इंटेंसिटी से ज़्यादा हमारी एसी लाइट की इंटेंसिटी है, आपको एसी यूज़ करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों की वजह से उस टाइम थॉमस अल्वा एडिसन को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लॉस हुआ था। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता दूं गाइज। ये देखिए जनरल इलेक्ट्रिकल्स जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई थी, इसकी आप आजकल टेलीविज़न पे एडवर्टाइज भी देख सकते हैं। फाउंडेड इन अप्रैल 15 1892, जो डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है ये मैंने विकीपीडिया से लिया है। इसकी जब आप फाउंडर्स की लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फाउंडर्स की लिस्ट में अभी नाम जुड़ गए थे इलीहू थॉमसन, एडविन जे ह्यूस्टन, चार्ल्स कफिन, जेपी मॉर्गन, जो कि आपको पता होगा मे बी और मे नॉट बी की इनकी खुद की एक कंपनी है जो आज भी बहुत फेमस है। और इसी के साथ साथ सबसे लास्ट नाम था थॉमस एडिसन का। थॉमस एडिसन जिस कंपनी के ऑनर थे वो अब उसी कंपनी के पार्टनर बन चुके थे और फाउंडर्स की लिस्ट में आज वो सबसे लास्ट दिखाई देते हैं। लेकिन गाइज ये सब तो ठीक है, बट फिर भी द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज़ कि उस ज़माने का जो सबसे फेमस और जो सबसे टैलेंटेड साइंटिस्ट था यानी कि हमारा थॉमस अल्वा एडिसन, वो ये कहता था कि एसी करंट इज़ अनटेस्टेड, अनप्रूवन और अनकंट्रोलेबल, डीसी करंट हैविंग मच मोर कंट्रोल एंड इट इज़ मच मोर टेस्टेड। तो फिर भी आज हमारे इंडस्ट्री के अंदर, हमारे घर के अंदर, सारी जगह पे आप एसी करंट को ही क्यों देख रहे हैं? इसके पीछे क्या बेसिस हो सकता है? इसके पीछे एक ही बेसिस है गाइस, और वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वो थे ये तीन लोग, हंगेरियन ZBD टीम, जिनका नाम था जिप्रोवस्की, ब्लाथी और डेरी। इन तीन लोगों ने मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाया था कि न्यू दिल्ली में जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को आप न्यू मुंबई में ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉसेस, या फिर मान लीजिए विद मिनिमम लॉसेस। और उस डिवाइस का नाम था गाइज ट्रांसफॉर्मर, जहाँ पर डीसी करंट की एक लिमिटेशंस थी कि हर 10 माइल्स के बाद उनको एक सबस्टेशन वहाँ पर प्लेस करना पड़ता था। वही अब एसी करंट आ चुका था और उसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्मर भी आ चुका था, जहाँ पर यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं थी। आप थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक एसी करंट को आराम से और विदाउट एनी लॉस ट्रांसमिट करते थे। बट फिर भी द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्या है एसी करंट के अंदर जो डीसी करंट के अंदर नहीं है? तो उसी का आंसर देखने के लिए आते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के अंदर। अगर हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरिड आउट के बारे में, तो सबसे पहला अल्टरनेटिंग करंट इज़ सेफ टू ट्रांसफर ओवर लॉन्गर सिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ट्रांसफार्मर के थ्रू। और वहीं पे जो डायरेक्ट करंट होता है वो इतना आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते लॉन्ग रेंज में। वोल्टेज ऑफ डीसी कैन नॉट ट्रैवल वेरी फार अंटिल इट बिगिंस टू लूज एनर्जी। ठीक है, तो अभी आप लोग बिल्कुल सोच रहे होंगे कि जब हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को ऑलरेडी इन्वेंट कर लिया था तो क्यों हमने उसको डीसी करंट के लिए यूज़ नहीं किया? क्यों हम ट्रांसफार्मर को डीसी के लिए नहीं यूज़ कर सकते? क्यों हम उसको लॉन्ग रेंज तक नहीं ट्रांसमिट कर सकते? गाइज इट्स स्टिल अ क्वेश्चन, और मैं ये चीज़ छोड़ देता हूँ आपके ऊपर। आप इसका आंसर दे सकते हैं, आप मुझे पर्सनल में आंसर दे सकते हैं, आप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसका रीज़न जो है वो जब एसी करंट आपको पढ़ाऊँगा तब बिल्कुल दे दूँगा। बट फिर भी अगर आप आज का पूरा लेक्चर देखते हैं तो आपको एटलीस्ट एक क्लू मिल जाएगा कि क्यों ट्रांसफार्मर के अंदर हम डीसी करंट को यूज़ नहीं कर सकते। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में, तो अल्टरनेटिंग करंट की आप सभी को पता है 50 हॉर्ट्स या 60 हॉर्ट्स फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी क्या है ये मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप इंडिया के अंदर है तो आपकी फ्रिक्वेंसी स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी है 50 हॉर्ट्स, और अगर आप आउटसाइड द इंडिया या फिर मान लीजिए USA UK के अंदर है तो वहाँ पर करंट की फ्रिक्वेंसी होती है 60 हॉर्ट्स। वही डायरेक्ट करंट में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। द फ्रिक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज ऑलवेज 0। थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लोइंग इन अ सर्किट, वाइल डायरेक्ट करंट जो होता है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। पॉइंट नंबर 4, करंट की अगर हम बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट इज
ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विद टाइम, और वही डायरेक्ट करंट इज़ ऑफ अ मैग्नीट्यूड विच डू नॉट वेरी विद टाइम, यानी कि उसी को हम कहते हैं इट इज़ द करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। और फाइनली अगर हम बात करेंगे कि हमको अल्टरनेटिंग करंट मिलता कहाँ से है, तो वो हमें मिलता है एसी जनरेटर्स एंड मेन से, और डायरेक्ट करंट हमको मिलता है सेल्स और बैटरी से। ये बेसिक डिफरेंस है गाइस अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ डीसी। सबसे पहले हम डीसी करंट को थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। तो डीसी करंट, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम है देख सकते हैं, यहाँ पर 4 टाइप्स के करंट है, पल्सेटिंग, डायरेक्ट, वेरिएबल एंड अल्टरनेटिंग, जिसमें से लकीली आपको पल्सेटिंग और वेरिएबल करंट को नहीं पढ़ना है, बस डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट को ही पढ़ना है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट का नेचर है वो साइनसॉइडल है। गाइस जो साइनसॉइडल का मतलब होता है वो बहुत ही सिंपल है। जो अल्टरनेटिंग करंट है वो स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, और सबसे पहले वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को अचीव कर लेगा, उसके बाद फिर से वो ज़ीरो की तरफ बढ़ेगा, और एक पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो एक निगेटिव हाफ साइकिल देगा, यानी कि हमारी सिंपली निगेटिव एम्पलीट्यूड को अचीव करेगा। और जब उसने निगेटिव एम्पलीट्यूड को अचीव कर लिया फिर से वो ज़ीरो की तरफ जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक साइकिल बनती है ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स को मिलाकर। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि साइकिल्स भी क्या होती है जब हम अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट करंट को। तो डायरेक्ट करंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है। और इसी वजह से हम लोगों ने कहा था डायरेक्ट करंट को कि इट इज़ ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। आप सभी को एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है, वहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशंस या फिर कोई भी साइकिल्स नहीं होती। दूसरी चीज़ डीसी करंट के बारे में, इसकी सिर्फ एक ही पोलैरिटी होती है। सो आप ध्यान में रखिए कि ओनली वन पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज एंड करंट। और इसी के अलावा इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि सोर्स जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप सभी को पता है कि डीसी करंट का सोर्स या तो आपका बैटरी या तो आपका सेल होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। डीसी के अंदर कितनी साइकिल्स पर यूनिट टाइम होती है, उसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइकिल्स क्या होती है। साइकिल्स का मतलब सिंपल होता है गाइस, एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड को अगर आप रीच कर लेते हैं विद सर्टेन टाइम टी, तो उसको हम कहते हैं वन साइकिल। और जैसे कि आप डीसी करंट में देख रहे हैं कि कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होती, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव एम्पलीट्यूड नहीं है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यहाँ पर है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम यहाँ पे होती है 0। और जैसे कि आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम मतलब ही होती है हमारी फ्रिक्वेंसी, तो सिंपली द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ डीसी करंट इज़ 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसके बाद हमको पढ़ना है गाइस एक बहुत ही बेसिक लॉ जो दिया था हमको जॉर्ज ओहम्स ने इन 1781, जिसको हम कहते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के बारे में आप सभी को पता होगा, आप 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। इसको आप सिंपली कहते हैं कि V इक्वल्स टू IR, बट दैट्स नॉट द केस। ओहम्स लॉ का जो प्रॉपर सेंटेंस है वो कुछ इस प्रकार, इन अ लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग ऑल पैसिव एलिमेंट्स the voltage is equal to the product of current and resistance where all physical conditions such as temperature and pressure kept constant। V is equal to IR तो होगा बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सर्किट के अंदर कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जो कि हमारे सारे एलिमेंट्स ने सेटिस्फाई करनी चाहिए जो कि उस सर्किट के अंदर लगे हैं। तो कंडीशंस ये है गाइस कि सबसे पहले तो सर्किट हमारा लीनियर होना चाहिए। लीनियर का यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि आपके सर्किट के जो पैरामीटर्स है वो बिल्कुल चेंज नहीं होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एंड योर EMF। जो सर्किट आप नीचे देख रहे हैं वहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस अटैच्ड हैं। अगर मैं यहाँ पर करंट या वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो फिर भी हमारा जो सर्किट है वो अल्टीमेटली रेजिस्टिव सर्किट ही रहेगा। दैट्स वाई जो यहाँ पर आप सर्किट देख रहे हैं ये एक लीनियर सर्किट है। इसके पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट बिल्कुल चेंज नहीं होंगे।
सेकेंड कंडीशन यहाँ पर ये है कि फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। जब ये सारी कंडीशंस हमारा सर्किट सेटिस्फाई करता है तभी हम कह पाते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है इन अ सर्किट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं होती तो हमारा लॉ यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। इसको मैं गाइस सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे राइज इन अ टेम्परेचर, या फिर अगर आपका सर्किट लीनियर नहीं है तो आपके सर्किट के ऊपर कैसे इसका इफ़ेक्ट होगा। बट उससे पहले एक ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं ओहम्स ट्रायंगल, ये भी हम लोगों को जॉर्ज ओहम्स ने दिया था, जिसके बेसिस पे आप V इज़ इक्वल टू आई आर या फिर करंट यानी कि बेसिकली I इज़ इक्वल टू V बाई आर, ये सारी चीज़ें एक ट्रायंगल से डिराइव कर सकते हैं। सो इस पे भी थोड़ा फोकस कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जॉर्ज ओहम्स ने लॉ का एग्जैक्ट प्रूफ और स्टेटमेंट लिखा था अपनी हैंड राइटिंग में, वो कुछ इस टाइप में। सो एन्जॉय दैट पिक्चर फॉर अ मोमेंट और फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर, प्रेशर और सर्किट का लीनियर होना बहुत ज़रूरी है ओहम्स लॉ को फॉलो करने के लिए। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक टंगस्टन फिलामेंट का बल्ब है और इसकी जो स्टैंडर्ड रेटिंग्स होती है वो कुछ इस टाइप होती है। पावर इसका होता है, मान लीजिए कि मैं 40 वैट पावर वाला एक रेजिस्टिव बल्ब लेता हूँ, एक टंगस्टन फिलामेंट का बल्ब लेता हूँ, तो उसका रेजिस्टेंस कुछ होता है 9.5 ओहम्स। जो आपके घर में स्टैंडर्ड सप्लाई आता है वो होता है 230 वोल्ट्स और 5 एम्पियर्स का सप्लाई। अभी आपको बस एक यहाँ पर काम करना है कि V इज़ इक्वल टू आई आर को लगा के देखिए। V इज़ इक्वल टू आई आर, वोल्टेज रखिए यहाँ पर 230 इक्वल्स टू I यानी कि आपका स्टैंडर्ड सप्लाई 5 एम्पियर्स और मल्टीप्लाई बाय अगर रेजिस्टेंस करते हैं आप 9.5, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों साइड्स अनइक्वल है और आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ओहम्स लॉ जो है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता। तो ऐसा क्या हो गया गाइस कि यहाँ पर जो ओहम्स लॉ है ये बेसिकली फॉलो नहीं हो रहा है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर सोच सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको नहीं मिलता है तो आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर सिंपली एक रिलेशनशिप दिया है बिटवीन द राइज इन द टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के ऊपर, और वो फार्मूला कुछ इस तरह से है, R इज इक्वल टू आर रेफरेंस इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी रेफरेंस, जहाँ पर जो आपका कैपिटल R है वो है कंडक्टर रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, और जो R रेफरेंस है वो रहेगा आपका कंडक्टर रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, जिसको हम कह सकते हैं बेसिकली रूम टेम्परेचर। अल्फ़ा रहेगा आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स और कैपिटल T रहेगा कंडक्टर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। वहीं पे T रेफरेंस हो गया आपका रेफरेंस टेम्परेचर दैट अल्फ़ा इज़ स्पेसिफाइड। अल्फ़ा इज़ नथिंग बट योर गाइस टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप R और R रेफरेंस और T रेफरेंस की अलग अलग वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर होता है वो ग्राफ बेसिकली एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब बहुत सिंपल होता है गाइस कि विद एवरी राइज इन द टेम्परेचर देयर ऑकर्स राइज इन रेजिस्टेंस आल्सो, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है गाइस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और यही रीज़न है गाइस कि जो हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट का बल्ब होता है जो कि हम चलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हम टंगस्टन फिलामेंट बल्ब को करंट प्रोवाइड करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है, और वो हमको इक्वालिटी देता है इन बिटवीन V और प्रोडक्ट ऑफ IR। तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तब हमको इसका रेजिस्टेंस मिलता है अप टू 30 to 35 ओहम्स, और फिर जाकर हमारा जो V इक्वल्स टू IR है वो फार्मूला सेटिस्फाइड हो जाता है। और गाइज ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगी, यानी कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है, तो उसमें और एक चीज़ जुड़ जाती है जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। आप सभी को पता है कि कंडक्टर जो होता है उसका फिजिकल डायमेंशन सिलेंड्रिकल होता है,
और सिलेंड्रिकल होने के कारण उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेगी, जैसे कि डायमीटर या रेडियस और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कैसे गाइस, ये जो डायमीटर और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इफ़ेक्ट करेगा हमारे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को, उसको देखते हैं। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पर आपका L मतलब सिंपली होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर और कैपिटल A मतलब आपका सिंपली हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसी को क्रॉस सेक्शन एरिया को हम फर्दर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर में। तो क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह पर आप सिंपली पाई आर स्क्वायर को इंसर्ट अगर कर दोगे तो हमको फॉर्मूला मिलता है R इज इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ योर कंडक्टर। और यहाँ पर रो गाइज ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो कि डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल होता है। आपका जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल से बना है, क्या वो कॉपर से बना है, क्या वो एल्यूमिनियम से बना है, वो मटेरियल आपको रो की वैल्यू देता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़ या रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। आप सभी को पता है कि अगर मैं एक हमारे गिवन रेजिस्टर के साथ कोई दूसरा रेजिस्टेंस या तो सीरीज़ में या तो पैरेलल में अटैच कर देता हूँ तो दोनों का मिलकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। सीरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर दैन ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़ होता है। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में 4 रेजिस्टेंसेस को देख सकते हैं, अगर मैं सब की वैल्यू 10 ओहम्स ले लेता हूँ तो इसका टोटल आप सभी को पता है, फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप उसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं। सीरीज़ में हम क्या करते हैं तो सिंपली एडिशन कर देते हैं सभी रेजिस्टेंस की। तो जब मैं 10 ओम्स के 4 रेजिस्टेंस को ले लेता हूँ और यहाँ पर उन सब को इक्विवेलेंट कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 40 ओहम्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 ओहम्स ये जो रेजिस्टेंस है ये हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ग्रेटर दैन है। वही अगर हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की, तो यहाँ पर जैसे 4 रेजिस्टेंसेस आप कनेक्टेड इन पैरेलल देख रहे हैं, अगर मैं इन चारों की वैल्यूज़ अगर 10 ओहम्स ले लेता हूँ और मुझे यहाँ पर इन चारों रेजिस्टेंसेस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर बनाना है, तो यहाँ पर जो चारों रेजिस्टेंस है इसका अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ तो वो रहेगा लेस दैन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि अगर मैं R1, R2, R3 और R4 की वैल्यू अगर 10 ओहम्स ले लेता हूँ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इसका आएगा वो 10 ओहम्स से लेस दैन रहेगा। वैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो। ये रहेगा आपके लिए एक सिंपल सा एक्सरसाइज। अगर मैं यहाँ पर 4 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में ले लेता हूँ जिनकी वैल्यू ईच रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम्स है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। और जैसे ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा, यू आर फ्री टू पोस्ट एनीवेयर, यू कैन मैसेज मी इन पर्सनल, यू कैन जस्ट फॉरवर्ड इट इन ऑन अ ग्रुप ऑल्सो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा अभी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद आते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि करंट को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक बेसिक लॉ दिया है गाइस जिसका नाम है KCL यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ। आइए जानते हैं कि किरचॉफ्स हमको क्या कहना चाहता है इस लॉ के अंदर। लॉ कुछ इस प्रकार है। Kirchhoff's current law is one of the most fundamental laws used in a circuit analysis. His current law stated that for a parallel path, the total current entering a circuit's junction is exactly equal to the total current leaving the same junction. अब यहाँ पर एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज और वो वर्ड है जंक्शन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जंक्शन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर 2 मेन टर्म्स होती है गाइज, एक होता है टर्मिनल और एक होता है जंक्शन। अगर इसको एक्सप्लेन करना है गाइज तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे लोकल सिस्टम का, जो हमारे मुंबई में लोकल्स होती है उसका। जैसे कि आप सभी को पता है कि CST इज़ अ टर्मिनल और कल्याण जो है इसको हम कहते हैं सिंपली अ जंक्शन। अगर मान लीजिए कि सिर्फ 1 वे ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, 1 वे ट्रैफिकिंग, या तो करंट वहाँ पर इनकमिंग है या तो करंट वहाँ से आउटगोइंग है, तो उसको हम सिंपली कहेंगे टर्मिनल।
और अगर टू वे ट्रैफिकिंग है, यानी कि अगर दोनों साइड में करंट लीविंग भी है और करंट इनकमिंग भी है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं जंक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पॉइंट यहाँ पे हमने मार्क किया है वो एक जंक्शन है। उस जंक्शन की तरफ जो इनकमिंग करंट्स है वो I1 और I2 है, जबकि जो आउटगोइंग करंट है उसको हमने कहा है टोटल करंट यानी कि IT। तो जंक्शन की तरफ आपको फोकस करना है और जंक्शन से देखना है कि कितने करंट यहाँ पर इनकमिंग है और कितने करंट आउटगोइंग है। और यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ सिंपली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जंक्शन की तरफ आने वाले जो करंट्स हैं उनकी समेशन रहेंगी इक्वल्स टू जंक्शन से बाहर जाने वाला करंट, यानी कि यहाँ पर बाहर जाने वाला करंट है IT और इनकमिंग करंट है गाइज I1 और I2। सो यहाँ पर एक सिंपल एक्सप्रेशन हमको मिलता है बाय यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ ने हमको एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आउटगोइंग करंट यानी कि IT ये हो जाएगा इक्वल्स टू समेशन ऑफ आवर इनकमिंग करंट्स I1 एंड I2। तो हमको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन मिलता है IT इक्वल्स टू I1 प्लस I2। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइज रिगार्डिंग द KCL। यहाँ पर सबसे पहले आपको जंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जो सर्किट का जंक्शन है, आपको जो सेंटर में हाइड आउट किया हुआ पॉइंट देख रहे हैं, ये है हमारा सर्किट का जंक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट की जो डायरेक्शंस है I1, I2 और I3 की जो डायरेक्शंस है वो कमिंग टुवर्ड द जंक्शन है, वाइल I4 जो है हमारे पास वो गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन है। तो फिर से गाइस KCL का बेसिस हम यूज़ करते हैं। KCL हमको कहता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि सबसे पहले इनकमिंग करंट को ऑब्जर्व कीजिए। तो I1, I2, I3 है इनकमिंग, तो इन तीनों का एडिशन या तो समेशन विल भी हो जाएगा इक्वल टू योर आउटगोइंग करंट, जो कि यहाँ पर है सिंपली और सिंपली I4। तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर मिलता है I4 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये था हमारे पास KCL। बट फिर भी गाइज द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि उस ज़माने के सबसे महान साइंटिस्ट ये कहते थे कि AC करंट इज़ नॉट अनटेस्टेड अनकंट्रोलेबल। फिर भी हम लोगों ने क्यों आज AC करंट को अपनाया है, हमारे घर के अंदर AC सप्लाई आता है, क्यों हम DC को नहीं यूज़ कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर गाइज आई एक्सेप्ट कि आप लोग सोचें और आप लोग ही मुझे बताएं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या हमको DC यूज़ करना चाहिए, क्या हमको AC यूज़ करना चाहिए, क्या अगर हम DC को आज यूज़ करते इंस्टेड ऑफ AC करंट तो हमको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती। इन सब क्वेश्चंस का आंसर गाइज आप लोग ग्रुप पे दे सकते हैं, आप लोग पर्सनल में दे सकते हैं। यू आर ऑल टाइम ऑलवेज वेलकम। अगर आपको इस चीज़ का आंसर नहीं मिलता है तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है यानी कि AC करंट, उसके अंदर मैं आपको इन सारी क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल दे दूंगा। सो आई होप कि आप लोगों को आज जो भी पढ़ा है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। थैंकिंग यू गाइज एंड स्टे ट्यून फॉर AC करंट अपडेट्स।